नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। मैं अमूमन इस कुर्सी पर नहीं बैठती हूँ, ये मौसमी जी की कुर्सी है, लेकिन मौसमी जी इस हफ्ते नहीं आ पा रही हैं। मैं जहाँ यूजुअली बैठती हूँ वहाँ पे आज हमारे नए सहयोगी कुणाल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन वो कुर्सी जो सबसे है ना, वो चेयरपर्सन वाली कुर्सी है। वो चाहिए चेयरपर्सन वाली कुर्सी, फीलिंग आ रही है मुझे। हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे क्या सर? कि अगर आप नहीं आते तो ये मतलब सिर्फ पुरुषों का ही शो होके रह जाता। मैनल हो जाता ओ, है, ये पैनल नहीं होता, मैनल हो पैनल। हाँ, तो इसलिए शुक्रिया अच्छा आपके हुआ आने तुम का आ और गए। इस कुर्सी को संभालने का। ओ, चलिए थैंक यू सर, तो थैंक यू। एक तरफ ट्रेजरी बेंच, एक तरफ विपक्ष। विपक्ष। हाँ, अमित भारद्वाज, आप सब इनको जानते हैं, जितेंद्र बहादुर जी, संजय शर्मा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने ज़्यादातर सड़कों पे प्ले आउट होते हुए देखा है। अगर आप बंगाल की न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से मुर्शिदाबाद में बहुत वायलेंस हुई है। यहाँ पे एक तरफ तो वायलेंस आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो हर विपक्षी पार्टी ने खटखड़ाए हैं और एक फ्लड गेट सा खुल गया है पिटिशंस का। ऑपोजिशन पार्टीज पहले भी बोल रही थी कि अगर ये बिल पास करा भी लेते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वहाँ पे एक नया द्वंद्व आपको दिख रहा है मचा हुआ, और सड़कों पे जो बवाल इसका है वो कई सारे स्टेट्स में धीरे धीरे करके नज़र आने लगा है। संजय सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम उस दिन मकर द्वार से नीचे उतरे, जब लोकसभा में 2:30 बजे ज़्यादातर सांसद बाहर निकले थे, बिल पास हो चुका था लोकसभा में, उस समय जिया उल वर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम तैयार हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और एक बात और बोली जाते जाते, गाड़ी में बैठ रहे थे, उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं बनी तो हम संसद से सड़क का जो रास्ता है वो भी हम एहतियात करेंगे। संभल तो वाले जिया उल वर्क। संभल वाले जिया उल वर्क, जिया उल संभल रहमान वाले वर्क। जिया उल रहमान वर्क। वर्क का मतलब उर्दू में होता है बिजली। बिजली गिर जाना, तो गिरने वाली बिजली। रात में बिजली क्योंकि उनके दादा भी बर्क थे और ये भी बर्क है। क्या बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट तैयार था? क्या आप लोग मानसिक तौर पे तैयार थे कि ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट आएगी? सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है तैयार हो, जब हम लोग जैसे रिपोर्टर मानसिक तौर से तैयार थे कि किसी भी मैदान में दंगल हो, ट्रॉफी तो हमारे कोर्ट में आके बटेगी। तो जब भी कोई बड़ा ऐसा मैटर आता है, पेंच फंसता है, तो हम रिपोर्टर आपस में बात करते हैं कि चलो वहां जो भी होगा होगा, बात तो हमारे कोर्ट में आएगी, फिर पंचायत तो यही होगी, बड़ी पंचायत। कि ये जो ठीक है गिरेगी आपके कोर्ट में, बॉल तो आप ही के आना है, लेकिन इतना जल्दी बहुत फास्ट फॉरवर्ड टाइप से कुछ नतीजे आने की शुरुआत नहीं हो गई? इतनी तेज नतीजों की आपको उम्मीद थी क्या? एक तो ये मामला बहुत संगीन है। हाँ। और कोर्ट में दो ही तरह की चीजें होती हैं, या तो तुरंत में कुछ फौरी राहत मिल जाए और फिर मामला लटकता रहे बरसों तक, और जहां तक तुरंत में है ना, तो इसको ज्यादा लटका नहीं सकते, क्योंकि ये चीफ जस्टिस 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, अगले चीफ जस्टिस का भी कार्यकाल 6 महीने का है, तो उतना पेशेंस भी नहीं है, और सब ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में कुछ बड़ा हो जाए। कई बार इसलिए इन्होंने ये तुरंत ये लगाया कि एक तो देश में माहौल बिगड़ रहा है इसको लेके, तो जितनी जल्दी इस पर ब्रेक लग जाए या कोर्ट का कोई आदेश आ जाए। कोर्ट ही ऐसा है जो सारे लोगों को राजी से या नाराजी से लोग सीने पे पत्थर रख लेते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब क्या करें। तो ये थोड़ा सा बाबा टाइप की भूमिका है, जिसमें लोग, ये अलग बात है कि अब आजकल सवाल उठने लगे हैं कि बाबा सबको डांटे तो बाबा को कौन डांटे, तो सोशल मीडिया पे लोग बाबा को भी डांटने लग रहे हैं, कुछ भी अंट शंट लिख रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कह दिया, उपराष्ट्रपति जी ने भी कह दिया, उस पे बड़ा मतलब ये मामला विशुद्ध रूप से कानूनी है, संवैधानिक है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक रंग भी हैं, सियासी रंग भी हैं, भावनात्मक रंग भी हैं, और न जाने कितने रंग, धार्मिक तो है। हाँ, धर्म के साथ साथ और शेड्स उसके बहुत सारे हैं। कुणाल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि पार्टीज के मन में क्या चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी तैयार थी, अपने दिमाग में कैलकुलेशन, होम मिनिस्टर, पीएम और जो टॉप ब्रास है बीजेपी की, इवन संघ भी कैलकुलेशन कर चुका था कि क्या होगा। यही कारण है कि अब हम ये आउटरीच भी देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। मोदी या सौगात जो दी गई ईद पे, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक वीडियो भी आया, बोरा जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने बहुत सराहना करी है इस चीज की। तो विपक्ष के अंदर क्या चल रहा है? कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लेकिन दोनों हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर किसी ने किया था। ये जब से जेपीसी में मामला गया, सबको पता था कि इस पर एक आम सहमति तो बनने वाली है नहीं। उसके बाद लेकिन इसमें एक खेल किया इसने, जो इंडिया गठबंधन कई सारे अलग अलग गुटों में बटा हुआ था,
दिल्ली में चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। कुछ यही काम उसने बीजेपी यानी एनडीए में भी किया। चाहे आप नीतीश अलग हों, कई बार जो माइनॉरिटी अफेयर्स होता है या उसके से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर नीतीश की या चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अलग होती है, लेकिन वहां पर भी एकजुटता दिखी। अब ये क्या है कि इसका सियासी नफा नुकसान सबसे पहला पता चलेगा बिहार में। बिहार में लगभग 18% मुस्लिम वोटर है और 15% के आसपास यादव वोटर्स हैं। अभी अगर आप देखिएगा कि 4 जो बाई इलेक्शन हुए थे लेटेस्ट बिहार में, उसमें ऐसी सीटें आरजेडी हार गई थी या महागठबंधन हार गया था जो कभी नहीं हारी। इसमें एक जहानाबाद की सीट थी। अब वहां पर क्या हो रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ मुस्लिम वोट ले गए थे। इसका कंसोलिडेशन असर तो होगा, बिहार में पोलराइज हो जाएगा और इस पोलराइजेशन का कुछ फायदा बीजेपी को होगा, कुछ फायदा आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा। नुकसान में हो सकता है कि नीतीश बाबू जो 40 सीट है, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उस पर मुश्किल आ सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर सबकी नज़र थी और इसी हिसाब से हर पार्टी कोशिश की कि वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। ये ना रहे कि वहां पर एब्सेंट मार्क हो जाए कि देखो हमें तो नंबर मिला ही नहीं, हम नहीं गए अकेले वहां पर इसको चैलेंज करने के लिए। इसलिए बहुत सारे जो पिटीशंस लगे हैं उसके पीछे सोच यही थी कि हर कोई वहां उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, ये मार्क कर लिया जाए, मी लॉर्ड और मार्क किया जाए। इसमें ये देख के हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि दक्षिण की पार्टियां भी इधर आई सच सीधे, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अब जैसे डीएमके है वो प्रत्यक्ष रूप से आई और केरल की जो वामपंथी सरकार है वो नहीं आई, लेकिन समस्त केरल जमीयत उलमा उन्होंने एक याचिका डाली, जमीयत उलमाए हिंद ने एक याचिका डाली अलग से। तो दक्षिण की पार्टियों ने भी इसमें उनको लगा कि अगर ये नहीं किया तो इसका नुकसान उनको चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ये मामला पूरी तरह से सियासी हो गया है। हर आदमी इसका फायदा उठाना चाह रहा है। ये कुंभ का ऐसा 144 साल का उत्सव हो गया कि हर आदमी चाहता है कि बहती गंगा में डुबकी लगाने। अमित, तुमसे ये जानना चाहूंगी, तुम बहुत क्लोजली विपक्षी पार्टियों को देखते हो, बहुत उतना नहीं बोले जितना कि सबको लग रहा था कि बोलेंगे। हम लोग जो लोग पार्लियामेंट में थे, हमें तो लग रहा था कि रोज धरना होगा, क्योंकि जिस दिन से डेट हुई कि भाई 2 अप्रैल को लोकसभा में इसको लाएंगे, उस तरीके का आक्रोश और धरना हमने नहीं देखा। कांग्रेस से भी इमरान प्रतापगढ़ी जो थे वो उस दिन काले कपड़े पहन के आए थे प्रोटेस्ट के अंदर, वो बैनर भी लेके आए थे, पोस्टर लेके आए थे, उन्होंने फोटो भी खिंचाई, मकर के गेट पे फोटो खिंचाई और अपना जो एक गुस्सा था वो दर्ज किया। बोलने के अंदर गुस्सा सबसे ज़्यादा दर्ज किया असदुद्दीन ओवैसी ने। अब विपक्षी पार्टियां क्या सोच रही हैं कि कितना वो इसको डाइल्यूट करवा पाएंगी, और क्या ये पार्टीज को लगता है कि ये भी एक नया तरीका खुल गया है पॉलिटिक्स करने का? क्योंकि देखिए नंबर्स तो अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास ही रहेंगे, तो वो तो कहीं जा नहीं रहे हैं। क्या एक नया रास्ता सा खुल गया है, नई पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं? ये तो है, देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पे इंडिया ब्लॉक की पार्टीज को बहुत क्लैरिटी है कि माइट ऑफ मेजॉरिटी जो है वो सरकार के पास है, और ये पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सरकार को डिफिकल्टी में डाल सकते थे, क्योंकि लिटमस टेस्ट था, अनकंफर्टेबल सिचुएशन जेडीयू के लिए, टीडीपी के लिए थी, तो नंबर्स नीचे आने की संभावना सरकार विपक्ष को थी, उम्मीद थी, और वो कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट भी हुआ। 300 के नीचे जो मार्क आया तो उससे विपक्षी पार्टियों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। इसलिए आप राज्यसभा में और ज़्यादा देखेंगे उस दिन की स्ट्रैटेजी वेल थॉट आउट थी इंडिया ब्लॉक की खासतौर पे। तो ये तो है, माइट ऑफ मेजॉरिटी सरकार के पास है। तो अब अगर कोई बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से और आपको लगता है कि गैर संवैधानिक है उनके हिसाब से, तो कोर्ट जाके उसको रोकने की कोशिश की जाए। और जो इंटरिम ऑर्डर है, आप देखिए, उसने एक ऐसा ऑर्डर है जिससे सरकार बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है और विपक्ष को लग रहा है, या जो पार्टीज हैं, पिटिशनर्स हैं, उनको लग रहा है कि हमने भाई विन विन सिचुएशन में आ गए। एक और फैक्ट जरूर है जो जिस पे हम लोग आगे जब चर्चा होगी इस पे खुल के करेंगे, कि ये ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिस पोलराइजेशन की बात कर रहे थे कुणाल जी, उसमें ग्राउंड पे जेपीसी के मेंबर रहे, विपक्ष पार्टी के मेंबर रहे, 2-3 नेताओं ने जरूर कहा था मुझे कि देखो, एक 90 के दशक में मंदिर आंदोलन हुआ तो उससे 2-3 जनरेशन तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। वक्फ बाय यूजर जैसे क्लॉजेस अगर इस तरह से डाइल्यूट हुए और कलेक्टर के हाथ में पावर चला गया, तो पोलराइजेशन के ग्राउंड्स आपके हर जिले में,
हर कस्बे में खुल जाएंगे, अगर वहां पे हर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा तो कई बार क्या होता है कि आप लार्जर पॉलिटिकल गोल भी देखते हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन अगर होना शुरू हो गया ग्राउंड पे तो कास्ट का कार्ड आपका कितना काम करेगा, क्योंकि आमतौर पे भारतीय राजनीति कास्ट के पोलराइजेशन पे चलती है। कम्युनल पोलराइजेशन कुछ कुछ चुनावों में सक्सेसफुल रहा है, कहीं कहीं फेल रहा है, तो वो एक बड़ा डर है जिसको अब संभवतः कोर्ट के थ्रू रोकने की कोशिश फिलहाल होती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं? अभी तो देखिए मैसेजिंग करनी थी, मैसेजिंग हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट में आप इसमें थोड़ा एक कदम पीछे भी जाना होगा। दिल्ली विधानसभा में आप जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम डोमिनेटेड किसी पॉकेट में प्रचार तक नहीं किया, और कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसको थोड़ी बहुत 10 चुनावों की अंडरस्टैंडिंग होगी वो कहेगी कि आप ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ी फेमस स्टैंड अप कॉमेडी की लाइन भी है ना कि आप चेहरे पे तिलक लगा के घूम रहे हैं, सामने वाला बबूत लगा के बैठा हुआ है, तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान एरिया में आप जाके प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो उसका और वो ट्रांसलेट भी हुआ। कई सारे दिल्ली मैंडेट के डायसेक्शंस हो सकते हैं, उसमें दिखता है कि मुस्लिम वोट बैंक छिटका है आपके हाथ से, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पे साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे विरोध दर्शाया गया। संजय सिंह की स्पीच बहुत पॉलिटिकल थी जो पार्लियामेंट में रजिस्टर कराई गई, उसके कई सारे चंक्स सोशल मीडिया पे वायरल हुए। अमानतुल्लाह खान ने बिना समय गवाए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, पिटिशनर बन गए। अब भले ही जिस पे फिर चर्चा में आगे जब ले जाएंगे कि 5 पिटिशनर जो बचेंगे उसमें हो सकता है अमानतुल्लाह खान नहीं रहेंगे, लेकिन मैसेजिंग हो गई है कि भाई हम वक्फ के मामले पे माइनॉरिटी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है पोजिशनिंग के तौर पे पोजिशनिंग के तौर पे, हाँ, माइनॉरिटी के साथ हैं। मेजॉरिटी को अपसेट भी नहीं कर रहे, ये कहते हो कि देखो हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि उनकी जमीन बचानी है। पार्टी के पास ये भी है कि वक्फ के लिए हम जेल भी जाके आए हैं। हाँ, भले घोटाले में भले ही गए। घोटाले में खाए में गए, वक्फ के नाम पे तो गए। और एक बात बड़ी रोचक है संजय जी, चूंकि आपने अमानुतुल्लाह की इन्होंने भी बात छेड़ी, जो 123 प्रॉपर्टी थी जिसको लेकर के बड़ा रोचक चल रहा है दिल्ली में, और उन 123 प्रॉपर्टी की मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें कई सारे आपके ल्यूटेंस दिल्ली में, हाँ, अग्रसेन की बावली के पास कोई एक जगह है, कई सारे अशोका रोड पे, हाँ, उसमें कई सारे मथुरा रोड पे कई प्रॉपर्टीज हैं। इसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी बिल लाया गया, जो दिल्ली की नई दिल्ली एक नई बनाई जा रही है, जो कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं 123 जिसको डिलिस्ट किया जाना है, वो रोड़ा बन रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोगों से हमने बात की, उनका ये भी कहना है कि एक तो वो लीगलाइज, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहीं डीड नहीं है, वक्फ की डीड नहीं है, ऐसे ही लोगों ने वहाँ पर हो सकता है कि उसका एग्जिस्टेंस रहा हो, लेकिन कानून की निगाह में वो एग्जिस्ट नहीं करते। 1911-1913 में जिस समय नई दिल्ली बन रही थी, उस समय क्या हुआ कि उस समय कह रहे हैं कि LNDO, लैंड एंड डेवलपमेंट, जो दिल्ली का डिपार्टमेंट होता है, और DDA, उन्होंने उसका मुआवजा दे चुके हैं। अभी भी वो बना हुआ है, ये दलील है केंद्र सरकार की कि वो दे चुके हैं, उसका तो मुआवजा ले चुके हो। प्रूफ सरकार के अब पास यही दिक्कत है। अब वक्फ बाई यूजर जो होता है, अगर उनके पास प्रूफ नहीं है, दस्तावेज नहीं, तो सरकार के पास है तो सरकार दिखाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, शायद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर में ये ये होगा बात तो किया कोर्ट तो दस्तावेज पे यकीन करेगी। पाल साहब का क्या है? हाँ, पाल साहब का क्या देखिए, वक्फ पाल जी क्या कहते हैं? नहीं, ये पॉडकास्ट में आने से पहले हमने तैयारी कर ली पहले अच्छा। तो उससे पहले हमने मुलाकात की जगदम्बिका पाल से, और वहाँ देखा 2 दिनों तक वो लगातार यहाँ रहे, 2 दिन तक सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और 2 दिन वो लखनऊ से दिल्ली आ गए। अच्छा, तो उसके पीछे की भी कहानी है, और क्या है, मतलब ऑफ एयर में तो हम बता ही सकते हैं। बड़ा मीडिया उनको कवरेज मिल रहा है, खुश है कि दुखी है? नहीं, बहुत खुश हैं। उनको मीडिया कवरेज से ज़्यादा उनका ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो SG जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात तो रख सकते ना यहाँ पर। और उस समय वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे जब लोग इस तरीके से सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे पत्रकार, कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने ना तो जब JPC की मीटिंग चल रही थी उस दौरान भी आपने नहीं सुना किसी की बात, और अब भी नहीं सुन रहे, अपनी बातें ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ
कि अगर संवैधानिक तौर पर किसी भी तरीके से दिक्कत होगी, जो हमने कानून बनाया है, जो हमने उसमें सुधार किए हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की बात उन्होंने ओन कर रहे हैं, कल मतलब ओन कर रहे हैं कि मेरा कानून है। कानून उन्होंने ये कहा कि हमने उसको बहुत ही लिख पढ़ के समझ के और ट्रांसपेरेंसी बहुत के सारे साथ। ट्रांसपेरेंसी का जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बातचीत करके इसको हमने बनाया। तो इस बात को, और उस टाइम में वो अचानक हमने देखा कि भावुक हो गए, आंखों में हल्का सा उनके मतलब आंसू जैसे झलक रहे थे। जब ये- आप उनके घर गए, उसके बाद से कहानी सुनाइए कि ये बात शुरू कहाँ से हुई और आपको कब पता चला कि वो दिल्ली आ चुके हैं? नहीं, ये तो हमने संपर्क उनसे किया था भाई, जैसे ही कोर्ट में केस लगा। हाँ। तो हमने पहला कहा फोन हमारे आपने लिए घुमाया? इम्पोर्टेंट ये है कि टिक टैक बाइट ये सब होगा। संपर्क किया मैंने, तो पता चला कि डुमरियागंज में है और अपने संसदीय क्षेत्र में। वहाँ से उन्होंने कहा कि मुझे आना तो है और सुबह सुबह आऊँगा। तो हमने कहा भाई 2 बजे सुनवाई है, कितने बजे तक आएंगे? तो उन्होंने कहा मैं 12-1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। जब घर पहुँचे तो भाई मीडिया जो है, जैसे हमने पता किया वैसे दूसरे लोगों ने पता किया, पूरी तो घर वहाँ पे ही लाइन बैठे लगी थे हुई सारे थी। लोग। हाँ, घर पर अगवानी बैठे हुए करने थे, के घर लिए। पर बैठे हुए थे। उनका पुराना वही वो जो बड़ा तरीका ड्राइंग है, रूम है, ड्राइंग खिलाने रूम है। वाला अभी तो ड्राइंग चेंज रूम हो गया उनका, अभी ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, नहीं सबको पता चल जाएगा। और नया घर कि का है। नया घर रिनोवेट हो रहा है और अभी इस नया कार्यक्रम के जरिए कुछ खुलासे हो जाएंगे। पुराना घर जो है रिनोवेट हो रहा है, नया घर, ये इतनी जानकारी दे सकते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, जगदम्बिका पाल बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे। कांग्रेसी थे पुराने, जी। है ना, बीजेपी में आए और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी वक्फ जैसे, मतलब एक जो नॉन सेक्युलर आदमी क्रेडेंशियल हो, कभी रहा हो, उसको इतनी महत्वपूर्ण इतनी जिम्मेदारी कैसे दे महत्वपूर्ण दी? जिम्मेदारी मतलब को ये लेकर के हम क्या- लोगों क्यों ने दी? बड़ी डिटेल पहले उसमें एपिसोड में जो वक्त पर ये हुआ था बताया उस था पर उन्होंने कैसे विशेष उन्होंने- चर्चा हुई कि कैसे उनको कैसे जिम्मेदारी उनको दी जिम्मेदारी गई। एक्चुअली जगदम्बिका पाल तो अब तो जब बैठते हैं तो लोग यही कहने लगे जैसे लोकपाल वैसे वक्फपाल, जगदम्बिका पाल, ठीक है, एक वक्फपाल के नाम से वो जाने लगे। उनके बारे में ये कहते हैं कि हर एक पार्टी में, जैसे संजय सर की स्टाइल है बोलने की, बोलते हैं कि आलू ऐसा सब्जी है जो है हर एक जगह मिल जाती है और टेस्ट बढ़ा देती है। वो ऐसे ही नेता हैं, आलू हैं समझिए। वो हर जगह, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से उनका संपर्क है, बेहतर संपर्क है और घरेलू संबंध है। इसीलिए उनका जब उस समय चल रहा था, हालांकि स्पीकर ने नाम अनाउंस किया, लेकिन सरकार में जब भी लिस्ट आई तो सबसे ऊपर उनका नाम था। तो उसी समय ये तय हो गया था कि इनको बनाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज में उनके संपर्क हैं। एक तरफ जब वहां पर बोतल फेंकने का और ये काम होता था तो बाद में लोग संपर्क भी करते थे उनसे। अच्छा। तो एक ये नया सिस्टम उन्होंने बनाया था कि बातचीत करते थे, सारा चीज़ है। और कल जब अचानक वो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जब हम लोगों ने बातचीत किया तो वो एकदम डिफरेंट नज़र आ रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जिन 3 चीज़ों को लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं, जो वहाँ कोर्ट में गए हैं। उन्होंने बताया वक्फ बाई यूज़र वाला, जो धार्मिक आधार को लेकर के लोग बता रहे हैं, या फिर गैर जो उससे संप्रदाय से जो लोग उसमें शामिल हो, इन तमाम चीज़ों या कलेक्टर को लेकर के, तो ये उन्होंने विस्तृत समझाया। और उस दौरान उन्होंने साफ भी कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ों को उस दौरान भी तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत हुई, ये सारे मुद्दे आए थे, मीटिंग के दौरान भी मुद्दे आए थे। अच्छा, हमने मेरी एक- सबको संभाला। ऐश्वर्या, मेरी बात हो रही थी एक विपक्षी सांसद से जो कि जेपीसी का हिस्सा भी था। मैंने उनसे पूछा जरा बताइए कि क्या क्या होता, क्या क्या था। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताइए, विपक्षी पार्टियां इस समय हासिल क्या करना चाह रही हैं और सोच क्या रही हैं? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, क्योंकि जो होना था वो तो आपको लोकसभा में हो गया। तो अगर आप टीएमसी से ज्यादा पार्टी, आगे बढ़ के तो आनंद बोस सोच रहे हैं वो वहां पर जा भी रहे हैं। और वो तो पता नहीं कौन गवर्नर सा वर्सेस पल्लीदा रहेगा। गवर्नर वो वर्सेस तो- वाली जो लड़ाई है वो तो हमें देखने लेकिन को मिल रही है। उसके आगे मुझे मतलब बहुत रिपरकशन इसके दिखेंगे बाकी जगह। बिल्कुल, क्योंकि बहुत Opposition दिखेंगे। की बात मैं ये आपसे अपनी रिपोर्ट क्या भेजेंगे सोचेंगे? कुछ। देखिए, बात यह है क्योंकि अपोजिशन में एक तो उनको पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है तो आप कानून को रोक नहीं सकते। जो कानून आएगा वो तो बनना है। अब उनको रिलीफ जो है या तो उनको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो मैदान की लड़ाई है, मैदान की लड़ाई यानी कि ग्राउंड को हिट कीजिए और वहां पर जाकर के चुनाव है या नहीं भी है, वहां पर जाकर के जो लोगों को आप बताइए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उस सारी चीजों को लेकर के ये एक स्ट्रेटजी अभी
चल रही है विपक्षी कैडर्स में कि विपक्ष अपने कैडर को कैसे किया जाए, लेकिन इसमें कौन कौन सा रोल क्या होगा। जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी को एक रोल दिया गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी है जो अच्छा बोलते हैं, जा करके हर जगह हर जो मंच है वहां पर जाकर के विपक्ष की आवाज बनते हैं, तो उनका एक रोल है। इसी तरीके से इमरान मसूद जो हैं उनको एक अलग रोल दिया गया है। बिल्कुल। और जो अपने किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं, उनको एक बिल्कुल अलग रोल दे दिया गया है। इसी तरीके से जो नॉन मुस्लिम सांसद है जैसे कि कल्याण बनर्जी हैं। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, अच्छा, एक सेकंड। क्या बात है, नहीं, हमें विपक्ष की चाय बात है। हासिल हाँ हो रही है। विपक्ष का देखिए बताने, देखिए चाय हासिल होनी चाहिए, चाय बहुत तो जरूरी है। ये तो माहौल में गर्मी बनाए रखने के लिए वैसे भी चले, वैसे बाहर बहुत ऐसे ही पारा चढ़ा हुआ है। ये तो तूने वक्फ बिल की तरह उल्टे रख दी, इसमें चाय कैसे जाएगी? तो सीधा करना आप ही का तो काम ये है। सीधा करना आप ही सुप्रीम का कोर्ट है, की आप संजय जी, सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उल्टों को नहीं टेढ़ों को सीधा करता है। लेकिन एक बात, जब तक चाय निकल रही जी। है कि ये चर्चा ऐश्वर्या, शुरू होने के पहले संजय सर को जो है टांकों की जरूरत पड़ रही थी उनकी शर्ट को, उनको नहीं। तो उसी तरह से ये जो बिल पास हुआ है, उम्मीदों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया उनका बटन। तो जो बिल पास हुआ है उस पे विपक्ष टांके लगवा रहा है वहां ले जाके सुप्रीम कोर्ट में। असल में में ना क्या ये जैसे क्या आप है बता ना रहे थे कि संजय जी, आप जैसे बता रहे थे ना कि क्या विपक्षी पार्टियों ने इसका मतलब है अपने अपने खेमे में से एक एक नेता को जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, उसमें ना बड़ा खुद ही लोगों ने आइडेंटिफाई किया जिम्मेदारी गया, संभाल ली। आइडेंटिफाई किया गया। आपको देखना पड़ेगा कि जब संसद में बहस चल रही थी तो राहुल गांधी आमतौर पर बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर भी, और वैसे भी वो इंटरजेक्ट भी करते हैं। अभी भी उन्होंने जैसे चाइना का मसला था उस पर उन्होंने किया, इंटरवीन किया था, बीच में बात की थी उस पर, एक बार उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने भी उनको के खिलाफ टिप्पणी की, तो वो सुर्खियों में बने रहते हैं। तो इतना बड़ा मसला आया, इतना बड़ा बिल आया, उस पर राहुल गांधी नहीं बोले, तो ये निश्चित तौर पर एक रणनीति। प्रियंका गांधी नहीं बोली थी नहीं, वो थी सब भी नहीं थी, वोटिंग में भी नहीं वो थी, लास्ट वीक वोटिंग में भी नहीं थी, तो वो भी एक रणनीति है। सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में बोलती है लेकिन संसद में, राज्यसभा में नहीं बोलती, ये भी एक रणनीति है। तो क्या ये एक तयशुदा रणनीति है विपक्ष की कि इस मसले पर उन्हें कोई लूज बॉल नहीं देना है, कोई फुल टॉस नहीं देना है कि राहुल गांधी के मुंह से या प्रियंका या सोनिया गांधी के मुंह से पार्लियामेंट में कोई इतना बात ऐसी निकल जाए तो कि उस पर सीधे बाउंड्री के बाहर बाउंड्री जी। तो क्या पार्टी को ये अंदाजा था कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इन नेताओं में उनको विश्वास भरोसा नहीं था कि उनको जिम्मेदारी देने का, ऐसे तेज तर्रार आदमी को दिया गया जिसकी बॉल एकदम डॉट जाके लगे, बात कोई वही है वाइड बॉल नहीं हो, कोई शॉर्ट बॉल नहीं हो, ऐसा देखिए लग रहा जैसे था मैं क्या? अब दिल्ली सरकार कवर करता हूँ या मैं दिल्ली के मामलों को देखता हूँ, तो दिल्ली में मैं शायद बाकियों से बेहतर हो सकता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में बेहतर हो सकते हैं, ये बीजेपी के मामलों में बेहतर हो सकते हैं, गृह मंत्रालय, आम आदमी पार्टी, तो हर किसी का अपना फील्ड होता है। तो उसमें एक जो स्ट्रेटेजिकली विपक्ष ने भी किया, और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा एनडीए ने भी किया, उसमें भी जो उनकी तरफ से भी जो लोग, जिन लोगों ने बोला, इतनी अच्छी, आप सुधांशु त्रिवेदी को देखें, क्या गजब का उन्होंने भाषण दिया, एकदम सटीक, बढ़िया। कितना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने पूरे मसले पर। तो प्लेयर कौन फील्ड करना है, कौन बॉलिंग कब करने जाएगा और किसके आगे, किसको 12th मैन रखना हाँ, कौन आईपीएल में वो हम कहते हैं कि आमने सामने कौन होना चाहिए, तो उस तरीके का पूरी फील्डिंग लगाई गई थी। और दोनों तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी तय था कि किसको बोलना कई को है। विकेट, कैप्टन को विकेट कीपिंग में भी रखा जाता है। अमित, तुमने ये बताया कि आम आदमी पार्टी का क्या रहा, बाकी जो पार्टीज हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, डीएमके भी इसके ऊपर बोल रही है, कुछ ऐसा एनेक्डोट, क्या ये लोग मिले हैं पर्दे के पीछे, फोन पे बातचीत हुई है, डिसाइड कैसे किया कि इतने सारे पटिशन धड़ धड़ करके सुप्रीम कोर्ट में गिरेंगे? ये वाली बात, और इससे पहले एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो ये अभी चर्चा चल रही थी कि क्यों राहुल गांधी नहीं, क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं। आप देखिए, विपक्ष की तरफ से जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी ना कि सरकार के पास एक भी मुस्लिम समुदाय से सांसद नहीं है, बीजेपी में बाय एंड लार्ज देश भर में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारों के अंदर, और आप मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बिल लाने की बात कर रहे हैं। तो आप जब ये बात बोलेंगे और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी चार्ज लेंगी, तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो फिर इसलिए आपको कौन चाहिए, आपको इमरान मसूद चाहिए एज अ फेस।
आपको नासिर हुसैन चाहिए एज अ फेस, और पिटीशन फाइल करते वक्त भी इमरान मसूद को जल्दी जल्दी भेजा गया। आप इमरान मसूद की ये देखिएगा, होगा भी, क्योंकि 5 पिटीशंस ही होनी है। और जो कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रही हैं, उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोऑर्डिनेशन था। सबने अपने अपने पॉलिटिकल हित को देखा कि इसको चैलेंज करना इस वक्त कोर्ट में जरूरी है, और सबसे पहले कौन चैलेंज करेगा। और इतनी हड़बड़ी में थे लोग, इतनी हड़बड़ी में थे कि प्रेसिडेंशियल एक्शन में हुआ है। प्रेसिडेंट के साइन होने के पहले वो सिर्फ बिल के रूप में ही था। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता तब तक वो कानून नहीं बनता, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया। तो हम लोगों ने अपनी खबर में हम लोगों ने ये अपने दर्शकों को ये बताया था कि इन्होंने फाइल तो कर दिया, हियरिंग पे जब आएगा तो ये कोर्ट को बोलेंगे, कोर्ट ये कहेगा कि जब बिल अभी बना, कानून बना नहीं है, तो बिना किसी भी चीज के कंक्रीट होने के पहले हम कैसे सुने इसको। और कोर्ट बिल को नहीं सुनता है, बिल पे आप ऑब्जेक्शन करें तो बिल को नहीं सुनेगा, एक्ट को सुनेगा। एक्ट जब तक बने तो इन सारे लोगों को, 2-3 लोगों की पिटीशन थी, तो हमने ये अंदाजा लगा लिया था। किन की थी संजय जी? शुरू में तो मोहम्मद जावेद सबसे पहले आए थे, और असदुद्दीन ओवैसी का सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था उसमें। तो ओवैसी साहब भी बिना उसके एक्ट बनने के पहले उन्होंने एंटीसिपेटरी वो कर दिया था। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आपकी पिटीशन मंजूर हो गई तो आप अदालत से कहेंगे कि काइंडली माय लॉर्ड, मुझे इसको अमेंड करने की इजाजत, चूंकि अब एक्ट बन गया है तो इसमें कुछ शब्द बदलने पड़ेंगे, जो बिल है उसको हम एक्ट बताना चाहते हैं। मैं एक्स पे देख रहा था, एक्स प्लेटफॉर्म पे, और उस पे बहुत सारे लोगों ने इस पर, जो बिल के खिलाफ भी थे, जो कानून के खिलाफ थे, उन्होंने भी ये बात कही कि इतनी हड़बड़ी में जो पिटीशन फाइल किए जा रहे हैं उसमें कई सारी गलतियां की गई, और इन गलतियों की वजह से खामियाजा क्या होगा कि अगर आपकी मंशा ठीक भी है, आपको खिलाफ करने की भी मंशा है, तो आप वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप मुक्ति खाएंगे। कुणाल, उसमें क्या होता है कि अगर आप में थोड़ी सी करेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ भी है, तो वहां रजिस्ट्री वाले बैठ के वो सारी पिटीशन पढ़ते हैं। अच्छा, पूरी पिटीशन? हाँ, वो पिटीशन पढ़ के वो बताते हैं कि ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, इसमें ये चीज आपने नहीं लगाई, ये कागज नहीं लगाया, दस्तावेज नहीं है, यहाँ साइन नहीं है, वो नहीं, तो डिफेक्ट को करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट होने के बाद ही आपकी, जैसे आपने दाखिल किया तो आपको एक डायरी नंबर मिल जाता है, जैसे डीडी एंट्री होती है वैसे। तो जैसे आप डिफेक्ट करेक्ट करते हो और पूरी तरह से एक्यूरेट हो जाए, दुरुस्त हो जाती है, फिर उसमें आपको केस नंबर मिलता है, फाइलिंग नंबर मिलता है, फिर आप आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लोग इसलिए हड़बड़ी में थे कि मेरा नाम सबसे लीड पिटिशनर के तौर पे जाए, क्योंकि भविष्य में 100 साल बाद भी अगर वक्फ चैलेंज वाला आए, कोई भी गूगल करे, कोई भी एसएसआर में जाए, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में, तो उसमें सबसे पहले उसका नाम आए, असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या तो जावेद अहमद वर्सेस, नाम की लड़ाई। उसके लिए जैसे रिपोर्टर बायलाइन के लिए मरता है कि मेरा नाम उसमें लेकर, चूंकि फ्यूचर में आप कभी भी गूगल करें, उसको सर्च करें, तो आपके नाम की रिपोर्ट आए, तो इसलिए वो सब लोग इसलिए मरे जाते हैं। अब जैसे अच्छा, एक चीज में मेरा जैसे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको चैलेंज करने की बात है, तो विष्णु शंकर जैन ने सबसे पहले अपनी याचिका लगाई। कोर्ट ने उसमें बोला कि ठीक है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसा, तो उन्होंने करेक्ट करने के लिए टाइम मांग लिया। इसी बीच में एक दूसरे वकील साहब, उन्होंने इसी याचिका का कॉपी पेस्ट टाइप करके लगा दिया। गर्मी की छुट्टियां थी और उस पर नोटिस हो गया, तो लीड नाम उनका आ गया। नहीं, तो आप इसका संजय थोड़ा सा प्रोसेस भी, अब वो वहां झमेला ये चल रहा, हर समय ये कहते हैं कि मुझे लीड क्या, जब मैं पहले एक चीज मुझे ये पूछना था कि जैसे याचिकाकर्ताओं में ये मारामारी होती है कि किसका नाम लीड याचिकाकर्ता के तौर पे जाए, क्या ये एक कम से कम महत्वपूर्ण केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेज में भी होता है क्या, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई है, इसमें बेंच में अगर वो है तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि देखिए ये फैसला ने वो बेंच में शामिल होने के लिए सारे लोगों को ये रहता है, अगर कहीं कोई बड़ा असाइनमेंट है, ईरान में लड़ाई है, तो हर रिपोर्टर सोचेगा कि मुझे जाने का मौका मिल जाए। तो क्यों? ये हमारी भी ललक इच्छा रहती है, तो हर जज का। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, तो चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि कितने जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, बेंच में कौन कौन लोग होंगे। ऐसे रोस्टर में तो ये रहता है कि अगर बीजेपी में कुछ हो रहा तो बीजेपी का रिपोर्टर जाएगा, जैसे अपने यहाँ है। तो अगर 10 साल पहले के कोई मामले हैं वो जाएंगे, तो जाहिर है कि इस बेंच को जाएंगे, रेवेन्यू का ये सुनेगा, कंपनी मैटर ये सुनेगा, सर्विस मैटर ये बेंच सुनेगी, और ऐसा ये सुनेगा। ये तो सबका फिक्स है। लेकिन जैसे बड़े मैटर आ गए, उसमें कौन होगा, तो ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है
कि वो उसको डिसाइड किन करेंगे। बेंच में कितने लोगों को रखते हैं और किन किन लोगों को रखते हैं। तो उसमें कई लोग उनकी इच्छा पूरी भी हो जाती है और कई बार उनको निराशा भी हाथ लगती है। जितेंद्र जी, आपने जैसे ये बताया कि एक सुबह सुबह आप पहुंच गए थे घर, आपने बोला कि वो रेनोवेट हो रहा है, नया बन रहा है, आपने एड्रेस अभी दिया नहीं है। देंगे भी नहीं। नहीं, एक देंगे भी नहीं, जानकारी देंगे थोड़े टाइम इसी में। से रिलेटेड जो है एक जानकारी और हाँ, है बताइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि इस एपिसोड में बताया जा सकता है, लेकिन पिछली बार तो बहुत सारे फोन भी आ गए, बड़ा वो हुआ। किस-किस आए थे? इस- चाहिए इसलिए ये जो इतना है तो बता अंदर की- दीजिए, नहीं बताना, बताएं ना। यही अरे बताना नहीं, थोड़ा हिंट तो दीजिए, आसपास घूम के इसलिए आ जाइए। अंदर की बात जो है बहुत ही सलीके से और हाँ, वैसे बता बताइए, रहा हूँ। बताइए। संजय जी ने No बताया cross कि questioning। बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं 130 के आसपास पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हुए इसके खिलाफ। वफ के खिलाफ। वह लेकिन समर्थन में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन्होंने तो इसका बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी हुआ। चर्चा ये चल रही थी, नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत ही बड़ी जगह पर चर्चा चल रही थी जहां पर मैं बैठा हुआ था शांति के साथ और मैं उसको सुन रहा था। सुनने वाली जगह पर मैं हमेशा पहुंच जाता हूं। जेम्स हाँ, तो वहां पर ये चर्चा चल रही थी कि अरे भाई 130 लोगों ने उन्होंने कर दिया, पिटीशन डाला खिलाफ में, अरे समर्थन में भी तो कुछ जाएगा। आप इतने सांसद हो, बीजेपी के, जेडी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद, जो एनडीए सरकार चल रही है, इसकी तरफ से तो किसी ने पिटीशन ही नहीं डाला। संजय जी आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि कोर्ट में पिटीशन समर्थन में डालना चाहिए। भाई हम बिल का समर्थन कर रहे हैं ना, तो जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो इस तो बात इधर की का कौन चर्चा हो रही बोलेगा? थी और कुछ तो लोग मतलब ये आप ये करें कि डांटा भी जा रहा था, स्टंप कुछ हो लोगों गया को क्या? डांटा भी जा रहा था। था कि ये आपने नहीं किया, कि आप- सरकार आप ये नहीं जानकार समझ हो रही गए थी क्या कि इसमें उनके ठीक है। जब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आती, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से तो अभी तक मेरे ख्याल से समर्थन में नहीं आया। इसमें जो भी इंडिविजुअल आए, भले Individual आए। पॉलिटिकल पार्टियों से संबंधित लोग हों। अब जैसे विष्णु गुप्ता आ गए, हिंदू हाँ, सेना, ये तो संगठन आ रहे हैं, ये सारे लोग लेकिन जो इंटरवेनर पॉलिटिकल हैं। पार्टी जिन्होंने बिल को पास कराया, ये हाँ। उनकी तरफ से एक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये इस तैयारी वक्त- कम थी। ये अब कुछ भी हो सकता है, अब इसमें मैं अब कुछ कह लोग- नहीं सकता। नहीं, ऐश्वर्या मैं टिप्पणी बताइए, नहीं कर सकता। तैयारी कम थी क्या? नहीं, तैयारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ये तो जान रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेके जाएंगे, ये भी वो जान रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वफ ना हम लोगों को बहुत ऐसा बड़ा सा लग रहा है, बट लार्जर कम्युनिटी और लार्जर उसके लिए लार्जर वोट बैंक भी जो है ना, नहीं, उस पे 40 इसका करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा कोर्ट में कहा गया कि 40 सिर्फ करोड़ हाँ, लेकिन सर अगर वोट बैंक की बात करें ना, तो शायद ये जो तैयारी कम थी ना, क्योंकि ये राम मंदिर जैसा मुद्दा नहीं है कि आप रैली करा सके एक इतने तो सारे इमोशंस मुझे ये को। लगता है कि ये इस मामले में ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है, हो गया तो सही है, नहीं तो मैसेजिंग तो हमने दे ही दी है। हाँ, कि हम पोलराइजेशन के साथ लिए हमने में- कील तो ठोक हाँ। दिए, अब उसमें बस खाली चरखी घुमानी है। आपसे संजय जी ये जानना चाहूंगी, आप थोड़ा सा ये समझाइए कि एग्जैक्टली पटिशन डालने का प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों को क्या इसकी भनक थोड़ी पहले पड़ गई थी, मतलब कुछ घंटे पहले कि पटिशन आने वाली है? हाँ। कुछ जो कहते हैं ना कि मर्मर्स, क्या आप लोगों तक पहुंचे थे? और कोर्ट इसको किस तरीके से देख रहा है? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट बोली 13 मई, तो जो हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उनका रिटायरमेंट डेट होगा 13 मई। तो क्या आपको लगता है चीजें उतनी सुपर फास्ट स्पीड से मूव करेंगी कि ये अब जाने से पहले कुछ कर जाएं, या आपको लगता है स्पिल ओवर होगा? 5 अभी मई को हम लोग अगली जब तारीख बात है। कर 5 रहे मई थे को तो अगली तारीख है। अमित ने मामला उठाया था कि भाई, और तुमने भी बोला था कि जो मीडिया में सारी चीजें चलती हैं तो उसका क्या असर होता है क्या। तो कई सारे सवाल आपके पास आ कई चुके हैं, सारी एक एक चीजें हैं, करके क्योंकि एक करके आप। सीजेआई रिटायर करने वाले हैं 13 तारीख को, 5 तारीख को अगली हियरिंग है, तो कुछ बढ़ा करके जाने का और हाँ, कुछ क्या मतलब विस्फोटक क्या हम सोच- क्या उम्मीद कर सोच सकते रहे हैं एक क्या? संजय जी ने वो भी विस्फोटक किया, की- 5/25 हाँ। तो 5 into 5 25 इसका नहीं, और कुछ दूसरा action ये कुछ भी हो है कि सकता है ये लगता है। 5 का फंडा इसमें बड़ा ऐसा संयोग है, क्योंकि कोर्ट ने कल बोला कि 5 पिटीशन, लीड पिटीशन आप लोग बना लीजिए। ठीक है। दोनों तरफ के 5-5 वकील तय कर लीजिए, 5-5 को हम सुनवाई करेंगे। तो ये 5-5 का थोड़ा कोई ज्यादा ही फार्मूला- वो ये हो 5 गया है। ये किसकी तरफ से? क्या संजीव खन्ना जी की तरफ से? हाँ, ये बोल खन्ना रहे हैं? साहब ने बोला, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई
120 तो हम नहीं सुन पाएंगे। सबको स्टडी करना, सारी फाइल पढ़ना और सारी पिटीशन में देखना वो मुमकिन भी नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। नहीं तो संजय जी तो ज्योतिष का भी काफी ज्ञान रखते हैं। 5-5 का क्या फार्मूला है, 5 किस का वजह मूलांक से? नहीं, वो तो संजोग ही था कि उन्होंने, ये तो हम लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर लिया कि ये 5-5-5 क्या है ये उसमें। लेकिन दूसरी चीज कि जब अमित ने और कुणाल ने पूछा कि कितना अदालत इसको कितना ध्यान में रखती है कि मीडिया हाइप है, ये सारा है, तो अदालत कई बार ये कह चुकी है कि मीडिया में क्या चलता हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पेपर तो आते होंगे और संजय जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रोड पे प्रदर्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जो आदमी ज्यादा ये बोलता है ना क्या हो रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो असलियत ये होती है कि उस पे ही सबसे ज्यादा फर्क तो पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। तो इसमें अब फर्क तो पड़ता होगा, जाहिर है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि कोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है। जैसे ही हम 2-4 रिपोर्टर लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक आधे भी पहुंच गए तो एकदम अदालत का माहौल बदल जाता है। अच्छा, हाँ, डांट वाट लगने लग तो जाती है। एकदम डांट फटकार लगने लगती है, एकदम से पूरा सारी चीजें एकदम सेट हो मतलब जाती है। कैमरा एक्शन हो जाता है। हाँ, तो उसमें हो रोल जाता एक्शन। है, तो वो हो जाता है। और कई बार तो हाई कोर्ट में भी ऐसा होता था कि कई बार जजेस बुला के रिपोर्टरों को बोलते हैं कि वो इतना बढ़िया जजमेंट था, आप लोगों ने उसको छापा जगह ही नहीं दी। और कई बार ये बोलते हैं भाई क्या बात है, क्या नाराजगी आप लोगों की, जजमेंट तो छापते हो लेकिन हमारा नाम तो छापते नहीं। अच्छा, यहाँ तक बात होती है कोर्ट में कि नाम नहीं छपा हमारा? नाम नहीं छापा हमारा, ये क्या मतलब है। एक बार तो एक चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने इसलिए मीडिया के पास साल भर की बजाय 3 महीने कर दिए और कई लोगों के पास कैंसिल कर दिए, रिन्यू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था उस समय हमने इतनी अच्छी स्पीच दी और मीडिया ने किसी ने छापा ही नहीं, तो हम मीडिया को क्यों सपोर्ट करें। अच्छा, एक बात बड़ी रोचक है, ये कि भी हो गया दिल्ली सरकार जब कोर्ट को, क्योंकि मैंने देखा है कि दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट को पैसा जाता है, मतलब फंड जो है वो दिल्ली सरकार देती है, तो कई बार जब मुश्किल केस होते हैं वो ना, जिसमें सरकार consolidated फंसी fund होती होता है, तो कुछ अच्छी ज्यादा फंड रिलीज भी किया जाता है कि लेकिन यार गुड मूड में रहे, मुझे good mood ऐसा में लगता रहे। है तो ये मैंने कंसोलिडेटेड पूछा फंड होता है, अलग से फंड नहीं जाता है। कई बार उनकी डिमांड होती है, जैसे होता है क्या कि हमें अच्छे टाइपराइट ये चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो उस समय सीसीटीवी सरकार जानबूझ करके उन मामलों को उस समय तक पेंडिंग रखती है, नहीं छूती है जब उसको लगता है कि किसी मामले में फंस रही है। तो ऐसा भी कभी होता है या ये सब केवल एक रूटीन प्रोसेस है? मेरे ख्याल से वो कंसोलिडेटेड फंड होता है और उससे ही कोर्ट्स अपना काम करती है। कोर्ट का अपना बजट होता है जिसका सरकार की तरफ से पैसा आता जरूर है, लेकिन कोर्ट है ना सरकार के मोहताज नहीं रहती है, तो उसमें लेकिन ये लोग कई बार वेलफेयर स्कीम ऐसी लगाते हैं जिससे कि उनको फायदा हो। अब जैसे वो था जिस समय कोविड चल रहा था, उस समय ये था कि भाई जजेस अगर बीमार पड़ते हैं, उनके घर में कोई ऐसा होता है जो कोविड इफेक्टेड हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो उसके तो इन्होंने एक होटल को और पूरा बुक कर दिया कि इसमें जज आएंगे तो रहेंगे वहां कोई। हाँ, जजेस को पता चला, इसमें मीडिया में बात उछली कि ये तो सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस के लिए है, और ऐसा जजों ने बोला कि दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि क्या हमने ऐसा ऑर्डर पास किया था, आपको ऐसा कोई रिटर्न में भेजा? बोले नहीं। तो फिर तुमने क्यों बोला कि ये उनके लिए डेडिकेटेड है? जो भी वहां जाएगा वो रहेगा, ठीक है, हमें प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन तुमने हमारे नाम पे वहां पर पूरा रसीद फाड़ दी। तो अब बैक टू हमें थोड़ा सा आ जाना चाहिए। अमित, किसने किसको कॉल किया, थोड़ा अगर तुम ये बता सकते हो, और पीछे खाने क्या चल रहा है? अब आ तो गया है केस सुप्रीम कोर्ट में, बट पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा क्या? क्योंकि बंगाल में तो मतलब हम साक्षात देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, गवर्नर बोल रहे हैं इंस्टेंट फायदा हो रहा है। नहीं, लेकिन संजय जी ये कहना इंस्टेंट फायदा, चुनाव अभी नहीं है, तब ये कहना तब ये ठीक होता है अगर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों की तरह यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि सरकार ने कह दिया कि आपको जो करना है करो, हम थोड़ी देर पीठ फेर के बैठ जाते हैं। क्या ऐसा है पार्टीज में? एक चीज़ तो है कोऑर्डिनेशन वाली, जो मैं बात कह रहा था जो अधूरी रह गई थी, कि जब पिटीशंस फाइल हो रहे थे तब तो ये था कि सबसे पहले कौन जाएगा और सबको कम्युनिकेट करना है अपनी वोटर बेस को, जिनको भी लग रहा है कि हमारा ये एटलीस्ट एक सेट वोटर बेस है जिसको मैसेजिंग करनी है, तब तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन अब यहाँ से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 5 ही पिटीशंस रह सकते हैं, जिसमें हम ये स्पष्ट रूप से मान के चल रहे हैं कि जमियते उलमाए हिंद वो प्राइमरी पिटिशनर के तौर पे टिका रहेगा। केरला में जो समस्त जमियत है
वो भी अपने स्टैंड टेस्ट पोजीशन में रहेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट स्टेक इन्वॉल्व है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी नहीं हटने वाले हैं। असद ओवैसी, क्योंकि उनकी बहुत डिटेलिंग उनकी खुद की अपनी है, तो वो भी शायद ना हटे। तो ऐसे में कांग्रेस मेंटेन रहे एंड तक, और कांग्रेस के थ्रू आरजेडी बिहार में मैसेजिंग कर सकती है कि देखो हम इस बिल के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहे हैं। डीएमके मैसेजिंग कर सकती है, तमिलनाडु में वहां भी चुनाव होने हैं क्योंकि अलायंस पार्टनर है, और बंगाल में भी ममता बनर्जी ये मैसेजिंग कर सकती है कि इंडिया ब्लॉक इसके खिलाफ लड़ रहा है। हम खुद गए थे, महुआ मोइत्रो गई थी, और बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के थ्रू जहां कर तक इसका लेंगी। ये है ना कि अब कोई जिनकी पिटिशन आ गई, अब जो 5 पिटिशन होगी तो 1 2 3 4 5 वक्फ एक्ट पिटिशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा 1 2 3 4 5 रहेगी। उसमें 5 में सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि जितने सबके हैं सबकी बातें उसमें आ जाएं, और वो जो 5 वकील उनकी तरफ से बोलेंगे वो सबसे मशवरा करके कि कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं उस पर वो बात करेंगे। और इससे क्या होगा कि एक तो सुनवाई बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी, और दूसरा बड़ी स्पष्टता होगी, क्योंकि जब कोर्ट ने बोल दिया कि आप इतने सारे वकील हैं, सारे में सीनियर एडवोकेट हैं, तो सारे लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, और उसमें क्या होता है कि कमोबेश जो ग्राउंड है वो वैसा ही रहता है, दलील वही रहती है, बस शब्द बदल जाते हैं। अच्छा, इसमें वो एक अलग बड़ा ढंग से इंटरेस्टिंग बोलते पहलू ये भी है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे बड़े बड़े वकील जो हैं वो इस पिटीशन इस कानून के खिलाफ आकर के खड़े हो गए हैं, और सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो सरकार का पक्ष दे रहे हैं। और यहाँ सबसे ताज्जुब की बात है, अटॉर्नी जनरल सीन से गायब है। अटॉर्नी जनरल तो उनकी कोई दलील भी नहीं आ रही है। तो ये क्यों है? इसका अरे अटॉर्नी reason आप बता जनरल सकते थोड़े हैं? आम लोगों के लिए बता दीजिए हमारे कि पास अटॉर्नी अभी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में फर्क क्या जगदम्बिका होगा? पाल साहब का फोन भी आ रहा है। हाँ, अच्छा, हो सकता है कि कुछ नई जानकारी के साथ आ रहे हो, लेकिन मैं उठा नहीं रहा हूँ अभी, तो चल रहा है। तो ये बात आप ऑफ रिकॉर्ड करिए, ऑफ रिकॉर्ड ये बात और करने बात के बाद बताऊंगा। हाँ, तो इसमें break आप वाली ये है। बताइए कि आपने एक तो कहा कि आप जहाँ बैठे थे वहाँ पे डांटा फटकारा गया, यानी कि जो राइट साइड है उसको ये लग रहा है कि इतना दम लगा के रात भर जग के जो बिल पास कराया गया, जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो इसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। देखिए, सत्ता पक्ष को ये अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया पहले दिन की, तो उसमें उन्होंने 2-3 मुद्दे ऐसे उठा दिए, इसी को लेकर के पूरी लड़ाई चल रही थी। और वो आपने देखा कि पूरा सोशल मीडिया सब जगह, और विपक्ष को ऐसा, विपक्ष के कई सांसदों से हमारी बातचीत हुई तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी मतलब विन विन सिचुएशन में है, जीते हुए नज़र आ रहे हैं उनको है। और नेक्स्ट डे जब सुनवाई होगी और अंतरिम जब वो आएगा, ऑर्डर आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके की बातें मतलब उनकी तरफ से की जा रही थी। तो उसी दौरान पार्टी एमपी से बात हुई? हाँ, कई नेताओं से बात हुई, क्या फोन कह पर रहे बात थे? हुई। हाँ, क्या एक कह रहे नेता हैं फोन पे? तो से बात जब हुई फोन पर, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए जा रहे थे, उनकी फ्लाइट वो हो रही थी। बड़े नेता हैं, पिटिशनर भी हैं वो, ठीक है वो इसमें है, वो जम्मू कश्मीर के लिए जा रहे थे, कोई बड़ा प्रोग्राम था, उनकी मीटिंग है, उनकी मीटिंग थी, आपको पता है वो। तो उन्होंने बताया कि अरे बताइए क्या चल रहा है ये इस पर, ये हमारा लोगों को बड़ा अच्छा रहा। तो मैंने कहा सर देखिए अभी कल भी तो सुनवाई है, आप रहोगे कि नहीं? बोले कि नहीं कल तो मैं नहीं रहूंगा, वो लेट हो जाएगा। अब अगली जब इसके बाद मतलब 5 तारीख वाली सुनवाई होगी उसमें वो तो डेट बाद में आई, उसमें रहेंगे। लेकिन उस दौरान उन्होंने उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बाँछें खिली हुई हैं, काफी मतलब कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और ऐसा उसी दौरान जब बातचीत चल रही थी उनसे फोन पर, तो जहां बैठा हुआ था वहां पर भी एक कोई कॉल आई, फोन आया, और उन्होंने बताया कि भाई इतने सारे 130 पार्टियां संगठन मिलकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इधर से कौन जा गया है? कोई नहीं गया। इस पर बड़ी गहन चर्चा हुई कि भाई सत्ता पक्ष वाले तो 1-2 वकील, आप विष्णु शंकर जैन जिनका नाम ले रहे हैं, वो लोग गए हैं, लेकिन कोई नेता सांसद जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें हो रही थी। ये ऐसा लग रहा था कि मंथन हो रहा है, और वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हमने हल्का सा गड़बड़ किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके की बातें मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि एक बार नोटिस हो जाए कोर्ट का, उसके बाद हम लोग अपनी आईएड फाइल करेंगे। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हैं। यस, कि ये नोटिस हो जाए उसके उम्मीद। बाद। देखो इसमें एसजी तो जिस तरीके से बोल रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, सारा चीज, लेकिन वहां पर ऐसा महसूस हो रहा था
जो लोग बातचीत आपस में कर रहे थे कि सरकार या फिर जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सांसद हैं उनको भी डालना चाहिए था बिल के समर्थन में पेटिशन सुप्रीम कोर्ट अच्छा, में जब जेपीसी में भी बात हो रही थी ना, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन कुछ जो विपक्षी सांसदों ने किया था कि जब ये मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है तो कई सारे हिंदू संगठन आकर के उनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जब बुलाया गया तो कई सारे हिंदू संगठनों को भी बुलाया गया था, तो उस पर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई थी जेपीसी के वक्त में भी कि हिंदू संगठनों को क्यों बुलाया जा रहा है। यहां तक कि निशिकांत दुबे को, मुझे जहां तक याद है कि निशिकांत दुबे ने एक बार कहा था कि ये जो इतनी चिट्ठियां आ गई हैं ये कहीं पाकिस्तान और चाइना से तो नहीं आ रही हैं, इस तरीके की बात भी अंदर जेपीसी में की गई थी कि क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें जो है ना, कई बार क्या लगता है कि क्या ये किस तरफ जा रहा है, ये क्या मामला क्या जा रहा है। तो इसमें कई सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बिल्कुल खुला मैदान छोड़ा है, उनको पता है कि किन से कहां पर क्या कहवाना है, ये स्ट्रेटेजिकली है। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें रणनीति की कमी मैं नहीं कर सकता हूँ कि एक कमी बड़ी स्ट्रेंथ जो है बीजेपी की वो यही है कि वो आंक लेते हैं, भांप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो कई बार ऐसा भी कई सारे इलेक्शन में देखा गया है, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, जहां विपक्ष को ये लग रहा था कि मतलब ये तो जीता जताया मैच है और वो आखिरी ओवर तक गया और आखिरी बॉल तक मैच गया और उसके अंदर चीजें पलट गई। अमित, तुम इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स से बात करते हो, क्या उनको ऐसा लगता है कि वक्फ तो चलो सुप्रीम कोर्ट है, ऑर्डर आज नहीं तो कल आ जाएगा, तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं तो मिलती ही रहती है, पॉलिटिकली क्या उनको फायदा होगा इसका? बिकॉज ज्यादातर पार्टी, तुमने आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया कि अरविंद केजरीवाल ने खुल के दिखाया नहीं कि वो मुस्लिम्स के साथ हैं, कांग्रेस पे भी ये उंगलियां उठाई गई हैं कि खुल के आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जो वोट बैंक है, जो बहुत इंटेलिजेंट वोट बैंक है, क्या उसको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? वो पॉलिटिकल पार्टीज इसको कैसे देख रही है? व्हाट नेक्स्ट? कोर्ट का ऑर्डर तो आ जाएगा, तो क्या ऑर्डर लेके हर राज्य में जाएगी विपक्षी पार्टी अब? नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको एक कदम पीछे जाके देखना पड़ेगा। CA/NRC जब पास हुआ था, मैं उस वक्त झारखंड में था और बिल्कुल बंगाल झारखंड के बॉर्डर पे एक जगह है, वहाँ पे बैठा हुआ था, ढाबे में था, कैफे कहाँ ही होगा, वहाँ ढाबे में था। और प्राइमरली बंगाली स्पीकिंग ट्राइबल इलाका है और पॉकेट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है। स्पीच CA/NRC की HM की चल रही थी और कान में लगा के लोग वहां पे सुन रहे थे एक एक शब्द को। और वो चुनाव मैंने, इनफैक्ट मुझे याद है, लिखा भी था कि कैसे इस बिल के पास होने के बाद मुस्लिम वोटर्स इन ब्लॉक एन मास उस कैंडिडेट को वोट देके आए जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता था। बिहार में ठीक इससे कुछ महीने बाद जब बिहार में चुनाव हुआ, कोविड के बाद हुआ, कोविड के कालखंड के बीच में चुनाव हुआ, लेकिन मुसलमान वोट बैंक छितर गया चारों तरफ। LJP के पास, जदयू के पास, RJD के पास, MIM की एंट्री हुई, 5 उनके विधायक जीत गए, तो बहुत बिखराव दिखा। इस बार फिर से आपको इन मोस्ट लाइक्लीहुड ये एंटिसिपेशन है पोजीशन पार्टियों को कि खासतौर पे बिहार में भी, जो हम पिछले पॉडकास्ट में, जो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उस एपिसोड को, जो एक्स्ट्रा 6% वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, LJP के आने से NDA में जो प्लस हुआ है 6% बिहार में, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से ये उम्मीद जरूर RJD की तरफ से होगी कि एन मास एन ब्लॉक अगर वोटिंग होती है मुसलमानों की तो थोड़ा वो JDU से काटेंगे, थोड़ा LJP से काटेंगे, MIM की तरफ अगर भाग भी रहा हो वोट तो एक तरफा RJD की तरफ वो बेनिफिट हो। और उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, LJP का जो 6% वोट जिसकी बात कर रहे हैं, PK इस बार फैक्टर है और PK को जो है इस वक्फ बिल से मुस्लिम वोटरों का नुकसान, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो बाई इलेक्शन में कुछ वोट गया था PK की तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ, वो वापस लौट सकता है इंडिया ब्लॉक की तरफ। और जो अपर कास्ट वोट है, जो वो अगर PK कुछ ले जाएंगे, जो 6% का जो हिस्सा है वो अगर कुछ PK खींच लेते हैं तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी पर इसलिए बीजेपी को क्या मुश्किल हो सकती है, ये भी हमें उस पर भी नजर रखनी है। और ये भी देखना होगा हमें कि अनलाइक अरविंद केजरीवाल जो बहुत दोनों तरह की पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने स्टेज के ऊपर से पूरी हनुमान चालीसा गाई थी, तो सॉफ्ट हिंदुत्व जो है पकड़ लिया है आम आदमी पार्टी ने। वो लाग लपेट RJD के अंदर नहीं है, वो क्लियर कट बात करती है। ममता बनर्जी के अंदर भी वो कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता है उनका इलेक्टोरेट क्या है, DMK को भी पता है क्या इलेक्टोरेट है, तो बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी तरफ वोट बैंक खींचने की कोशिश इनकी तरफ से होगा। प्रशांत किशोर वाले जो फैक्टर बोल रहे थे वो LJP के साथ भी हो और JDU के साथ भी हो, सब कट के जो है वापस इस तरफ आने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन
ये कितना एक तरफ, ये तो इंडिया ब्लॉक की बात हो गई, जब आप ये पोलराइजेशन होगा तो काउंटर पोलराइजेशन की भी जो है तस्वीर पूरी प्लेटफॉर्म खुली रहेगी, और उससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है आप खुद देख रहे होंगे कि वहां भी स्ट्रैटेजी बन रही होगी इस बात को लेके। संजय जी ये बताइए कि पिटीशन अगर कोई डालता है, मानिए मुझे पिटीशन डालना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? और इसकी पिटीशन की जैसे आपने बात करी कि होड़ इसलिए मची कि जब भी आज से 100 साल बाद ये कहा जाएगा कि भाई हाँ, कभी भी भविष्य में कभी भी वर्सेस द यूनियन ऑफ हाँ। इंडिया, तो इसलिए वो होड़ मची। असदुद्दीन ओवैसी खुद इतने बड़े बैरिस्टर हैं, उन्होंने वो रहते रहते क्यों डाला जब वो बिल नहीं बना था? बस वो बिल था, वो एक्ट नहीं बना था। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन सबसे पहले बजर दबाता है, तो इनके पास सारी चीजें ड्राफ्ट है, सब कुछ है, तो फिर इंतजार क्यों करना? और जब हमें पिटिशनर बनना ही है तो पहला ही बनने में फायदा है। तो सबसे, हालांकि इन्होंने, मुझे लगता है कि मीडिया को बाद में बताया, ये कब आपके हिसाब से कब जावेद ये गिरा अहमद था? ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले कि हम पिटीशन फाइल हमने कर दी है। ठीक है। लेकिन जब ये सुनवाई के लिए मामला है तो हम भी ये सोच रहे थे कि पहले हम भी जब लिस्ट बनाते थे, अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, सारा हिसाब बनियों की तरह हमें भी रखना पड़ता है कि अब कितनी हो गई, आज 16 हो गई, आज 4 और फाइल हुई तो 16 4 20 हो गई। तो हम पहले जावेद अहमद, फिर असदुद्दीन ओवैसी, ये सब करते थे। लेकिन जब कॉज लिस्ट आई, पहली बार कॉज लिस्ट में सिर्फ 10 पिटीशन थे। ठीक है। तो पहली पिटीशन असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड जावेद अहमद, थर्ड में समस्त केरल, फिर ये वो ऐसा करके आगे। ठीक है। जब 15 तारीख को देर शाम गए, अपडेट हुई कॉज लिस्ट, तो उसमें 72 उसमें शामिल हो गए, यानी कुल मेन पिटिशनर और 72 उनके साथ की, तो 73 पिटिशन हो गई। ठीक है। अभी तक 73 चल रही है। इस बीच में कुछ और हो जाएंगे तो फिर वो भी आ जाएंगे, वो भी टैग हो जाएंगे इसके साथ। लेकिन अब मुझे कम लग रहा है क्योंकि इतनी सारी पहले आ गई, और कोर्ट ने भी बोल दिया 5 ही, तो जिसको करना है वो जो नोडल काउंसिल है उसको अपनी चीज दे दीजिए, नोडल काउंसिल उसको कंपाइल करके और दे देगा। अब इसमें जो 5 कोर्ट ने कहा है, मैं बताऊं, पिटीशन फाइल करने का ये होता है कि आप अपने वकील को सारी चीजें बताते हैं, आप अपना एफिडेविट साइन करते हैं कि मैं सो एंड सो और सन ऑफ सो एंड सो, या वाइफ एंड डॉटर जो भी है सो एंड सो, और एक एफिडेविट करते हैं कि मैं इस पिटीशन को फाइल कर रहा हूं, और उसके साथ आप अपने वकील को उसकी वो देते हैं, अटॉर्नी देते हैं अटॉर्नी को, तो वो वकालतनामा बोलते हैं। उसके बाद फिर आपकी, अब तो इतनी सारी चीजें कोविड के बाद सरल हो गई है, सहज हो गई, ऑनलाइन रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी लोग फाइल कर देते हैं, और वो रजिस्टर होती है, रजिस्टर हो जाती है। हाँ। उसके बाद फिर वो उसका डायरी नंबर उसको मिल जाता है। हाँ। फिर वो रजिस्ट्रार के जो ऑफिस है वो सारा देखता, फाइलिंग वाले, कि इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ है और क्या चीजें सही की जा सकती हैं। तो अगर कुछ चीजें मिसिंग है तो वो उनको बोल देता कि ये सारी चीजें करेक्ट करो, और वो जैसे ही डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर आपको फाइल नंबर मिल जाता है और आपका मामला उसमें चला जाता है। अगर आपको लगता है कि बहुत अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तो आप वो ऐसे मामलों में, किसी को फांसी होने वाली है, जीवन मरण का सवाल हो, ऐसा नुकसान हो सकता है इस बीच में जो इर्रिपेयरेबल हो, इर्रिवर्सेबल हो, डिमोलिशन हो गया, अब आप कोर्ट से कितना भी ऑर्डर करते रहिए, क्या होगा? आदमी मर गया, उसके आपको कोई जेल में है और उसको अपने रिश्तेदार की अंतिम संस्कार में जाना है, तो उसको अर्जेंट हियरिंग के लिए वो कह सकता है। कुछ ऐसी चीजें जिसको अर्जेंसी में, ये वाली पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर तो फिर कई लोगों ने ये किया कि भाई फाइल कर दो और फिर देखा जाएगा, उसमें आगे देखा जाएगा, उसमें मेंशन कर देते मेंशन हैं, कर तो देते हैं। मेंशनिंग ये होती है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग इसके चक्कर में रहते हैं। तो फाइल ऐसे होती है, अगर आपको एकदम अर्जेंसी है कि सुबह बुलडोजर चलने वाला है, नोटिस रात को आ गया है, तो आप तुरंत कोर्ट में जाके मेंशन कर दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, माय लॉर्डशिप हमें पहले सुना जाए, तो लॉर्डशिप फिर उस समय कुछ ये डर फौरी इंतजाम कर, ये वाला डर भी एक ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि कपिल सिब्बल जब खास तौर पे आर्ग्यू कर रहे थे तो वक्फ बाय यूजर मेंशन हो और बकायदा कायदे से मेंशन हो, इस बात को बार बार एम्फेसाइज किया उन्होंने, क्योंकि अगर आप वक्फ बाय यूजर वो डीनोटिफाई करने वाली बात नहीं आई होती तो इस तरफ से तो डर यही है ना कि डिस्ट्रिक्ट में बुलडोजर्स कहीं ना पहुंच जाए, खास तौर पे जहां पे ऑलरेडी डिस्प्यूट सरकार के साथ चल रहा है। और इमरान मसूद की बात मुझे इसमें याद आती है कि इमरान मसूद जब बात पिटिशंस पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यूपी में उनके हिसाब से
70-80% जो डिस्प्यूट है वो सरकार के साथ है वक्त की जमीनों पे। तो अगर सरकार ये कह रही इनैक्ट हो जाती हमारी है, जमीन है और वफ वक्फ कह करने रहा है वालों को हमारी जमीन है। दिल्ली में जो जमीन है हाँ। उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सरकार के साथ डिस्प्यूट है। सरकार ने इस कहा है पे- कि मुआवजा दे चुकी है वो, हाँ। और जो लेकिन वहां फिर भी पर वक्त छोड़ नहीं रहा है। इस पे कोर्ट लेकिन ने भी लेकिन कहा वो वक्त छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसने अभी मामला पूरा दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो तमाम चीजें जो हैं वो एक बार अगर जो कमिटी बन जाएगी और उससे अगर क्लेरिफाई हो जाएगी तो सीधा सीधा डिमोलिशन का बनता है। इसीलिए दोनों तरफ से हड़बड़ी जो है, एक इधर से कि हमारे जो संपत्ति आज हमारे पास है वो हमारे से जाए नहीं, और उधर से है क्या कि जब कानून बन चुका है तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए ताकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं मिले लोगों को। तो दोनों तरफ से बहुत अर्जेंसी है, और इसी को शायद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ कहा रहा है। है, समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भाप ने रहा है। कहा, जब यूजर वक्फ बाय यूजर की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी, और वो कपिल सिब्बल से भी कहा और सॉलिसिटर जनरल से भी कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में कुछ लूप होल्स हो सकता है, उसका दुरुपयोग होगा, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई संपत्तियां ऐसी होंगी जो जेन्युइनली इस्तेमाल हो रही हैं वक्फ बाय यूजर से। कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई यतीम खाना है, कोई ऐसा वैसा। तो इन्होंने भी इस बात को ये माना है कि वो होगा, लेकिन इस पे हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वक्फ बाय यूजर जेन्युइन है या इसमें कुछ गुफअप और है। उसमें तो वो हु विल डिसाइड? एक महत्वपूर्ण बात ये भी Decide देखनी कौन? पड़ेगी DM करेगा। कि एक्ट पर रोक नहीं लगाई, हाँ, एक्ट का जो इम्प्लीकेशन है, उसके जो ऊपर। उस पर रोक लगाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कार्रवाई अभी नहीं करेंगे। एक्ट निश्चित तौर पर विचार चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके प्रोविजंस पर जब तक कुछ चीजें नहीं आ जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती है, तब तक आप एक्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को जो इंस्ट्रक्शन है वहां पर एसजी से जो वो पूरा उनसे बुलवाया गया, उनसे कहा गया कि आप इस पर आश्वासन दीजिए, तो एसजी को आश्वासन देना पड़ा सरकार की तरफ कोर्ट से के कि बोलने के पहले ही सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि हम 1 हफ्ते में, पहले दिन भी यही हुआ। कोर्ट नोटिस करने से पहले इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम 2 हफ्ते में जवाब दे देंगे। ये सरकार ने कहा, सरकार ने खुद ही बोला हम 2 हफ्ते में दे देंगे। ठीक है। अगले दिन तो सरकार 1 हफ्ते पे आ गई कि हम 1 हफ्ते में दे देंगे, अभी आप इसको मत करो। ट्रैप्स किसने बिछाए थे, कपिल सिब्बल ने या फिर बेंच नहीं, की तरफ से ऑलरेडी था? ट्रैप तो बिछाने का मौका ही नहीं मिला, सरकार ने पहले ही अपना सरेंडर कर रुमाल डाल दिया। अच्छा। कि ये हम 1 महीने में 1 हफ्ते में जवाब दे देंगे, तो इसलिए अभी इस पे नोटिस। उनको लगा कि अगर ये नोटिस करेंगे और ये तो उस पे फिर रायता ज्यादा फैल जाएगा, तो इनको लगा कि ठीक है अभी थोड़ा सा संभल अगर जाते हैं, ठहर नुकसान भी जाते होता है हैं। या हाँ। थोड़ा सा रेपुटेशन पे ये भी जाता है कि सरकार का डेंट लग गया, तो थोड़ा डेंट लगा के बहुत सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। क्योंकि समय जब एक बार क्रॉस करेगा तो उसमें बहुत सारी उम्मीदें खुलती हैं। हाँ, उम्मीदें एक खुलती दरवाजा हैं। बंद होता तो कई दरीचे खुलते हैं। तो इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 13 तारीख तक का समय निकाल लें और फिर नए चीफ जस्टिस आए तो उनके आगे फिर रखें। जितेंद्र जी, इसके अंदर आपका क्या पूरा असेसमेंट है, जितने लोगों से आपने बात करी और जिस तरह से उस दिन आपने बोला कि फटकार पड़ी कि आप लोग क्यों नहीं सामने जाके इसको फाइट कर रहे हैं, तो क्या ये पक्ष थोड़ा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जगदम्बिका पाल जी से जो आपकी बात हुई, तो ये सब ठीक है कि इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा, जेपीसी है, लेकिन फिर से एक बार उंगलियां उठ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है नहीं, उंगलियां। उंगलियां उठने वाली तो बात वो नहीं है कि फटकार और ये सब तैयारी को लेकर के थोड़ा सा चर्चा चल रही थी कि इसमें तैयारी और होनी चाहिए थी, बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने हम लोग जा सकते थे। और ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो एकदम से पिटिशन की उन्होंने पूरी भरमार लगा दी और इधर कुछ है नहीं, तो इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी। बाकी तो ओवरऑल ये ही है कि इन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून इनके मुताबिक, मतलब सरकार को ऐसा लगता है कि जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, आपने देखा कि बोहरा समाज के लोग जो हैं वो तमाम लोग आकर के पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और एक इनका पूरा ऐसा लगता है प्लान ये है कि जो वक्फ की ज़मीनें जहाँ पर डिस्प्यूट सरकार के साथ है, अगर वो तमाम चीज़ें ठीक होती हैं तो वहाँ पर गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और ये सब बनाने का ऐसा प्लान है बड़े लेवल में, कि जिससे कि गरीब मुसलमानों को और इनको फ़ायदा हो। तो इस तरीके की तैयारी चल रही है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं,
वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसमें कब्जा करने का है, और यही सारी चीज़ें, तो ये जब सामने आती हैं तो जेपीसी चेयरमैन को भी बड़ा उनको धक्का लगा कल अचानक से। उनको लगा कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं। कई 2-3 लोगों ने सवाल किया कि आपने जो है सुनी नहीं किसी की बात, जब वहाँ अंदर जा रहे थे तो उस दौरान भी नहीं सुनी, अब भी कोई नहीं सुन रहा है और परेशान किया जा रहा है, इस टाइप की। तो बोले कि ऐसा नहीं है, कानून के मुताबिक बाकायदे 38 बार बैठकें हुई और 100 मतलब कई घंटे, 117 100 कुछ 18 घंटे की बैठक टोटल हुई, और उस बैठक में तमाम चीज़ें तय हुई। उसमें 8-8 10-10 घंटे रोज बैठक होती थी। उसी में फिर उनको लगा, मतलब व्यथित टाइप में लग रहे थे, और कहा कि जो लोग सवाल ऐसे उठा रहे हैं, संवैधानिक तौर पर हमने सब कुछ करेक्ट किया है और गरीब पशमंदा इन तमाम मुसलमानों को फ़ायदा होगा। और सवाल जो लोग उठा रहे हैं, अगर ऐसा सवाल उठाएंगे तो हम अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। जगदम्बिका पाल ने बोला है आपको? उन्होंने बोला इतने 118 घंटे बैठक की और इतना खून पसीना बहाया हमने। हाँ, सारा चीज खून पसीना, मेहनती तो है ही है, आप सभी लोग जानते हैं कि कितने घंटे मेहनती। कोर्ट भी आपसे बात करते वक्त ये मुझे ध्यान आता है, मोहबुल्ला नदवी ने मैं सुप्रीम कोर्ट में था तभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जेपीसी में नहीं सुना गया और वहाँ बुलडोज किया गया, और उसी वक्त आपसे वो बात कर रहे थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने वक्फ बाय यूजर पे बहुत खुल के आपसे बात की थी। वो अगर आप उस पे चर्चा कर वक्फ बाय यूजर वाला तो संजय जी बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर वक्फपाल जी ने क्या बताया था। वक्फपाल जी जो है, हम वो जानना चाहते हैं। जगदम्बिका जी क्या बोल उनकी तरफ से तो जो हम लोग को उन्होंने ये बताया कि सरसरी तौर पर उन्होंने बताया, बहुत ज़्यादा डीप में जा करके, कि किसी भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसी की ज़मीन चली जाएगी, नहीं जाएगी, सीधे उन्होंने बता दिया। कलेक्टर वाली जो बात कहा जा रहा था कि कलेक्टर जो है वो अब हस्तक्षेप करेगा, सारा चीज़ होगा, तो उन्होंने कहा कि जो ज़मीन का मामला होता है, जो ज़िले में या कहीं भी ज़मीन का मामला होता है, तो रिवेन्यू ऑफिसर के तौर पर कलेक्टर ही होता है वहाँ। तो सारा जो जानकारी होती है लिखित तौर पर, वो सब उनके पास होती है, तो उससे लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आगे इस पे से जुड़ा हुआ मैटर आता है तो कमिश्नर के पास जाएगा, वो इसको देखेगा। तो इस तरीके से भ्रम जो फैलाने की बात, और एक बात ये भी मतलब बोला गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि अचानक से विपक्षी पार्टियां सब लोग होड़ लगाए हुए हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इस तरीके से उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चाहे वक्फ बाई यूजर की बात हो या फिर कलेक्टर वाली बात, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गैर मुस्लिम जो है, ये तमाम चीजें, हाँ, ये 3 जो मुद्दे उठे थे, उन्होंने क्लियर कहा कि ये सारे मुद्दे उस दौरान भी उठे थे, और हमने इसको क्लॉज बाय क्लॉज सबको बताया, समझाया, सारा चीज, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है, और इस तरीके की बातें कह करके वो वहाँ से निकले। लेकिन उनको इस बात को लग रहा था कि भाई जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तो उस बात को लेकर के वो काफ़ी व्यथित थे। तो उनके चेहरे पर ये चीज़ झलक रहा था, ये देखने को मिला है। आप लोगों से आखिरी 2 सेंटेंस, आपने दिल्ली को इतने क्लोजली कवर किया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ के अंदर दिक्कत होने वाली है बहुत तगड़ी? देखिए, कई सारे, केवल दिल्ली नहीं, हर स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है, हर स्टेट का वक्फ बोर्ड है, उसको लगता है क्या कि उनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि वक्फ का मतलब, एक तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वक्फ जो है क्या कि उसको कभी बेचा नहीं जा सकता, ऐसा ये सब एक्ट में के हिसाब से है। तो उससे कमाई की जा सकती है, और उस कमाई को कुछ खास चीज़ों के लिए, हाँ। जो कोई मुस्लिम विधवा है या मुस्लिम बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए या इस चीज़ के लिए ये कहा जाता है। तो ये सीधे सीधे जो आपत्ति है, वो आपत्ति ये है कि ये हमारा निजी मामला है, निजी धार्मिक मामला है, जिसके अंदर सरकार हस्तक्षेप कर रही है, और उसको लेकर के तो ये एक एप्रीहेंशन है, और एप्रीहेंशन सरकार खारिज भी कर रही है, जैसा बता रहे हैं कि ये एप्रीहेंशन गलत है, इस पर आपको इसकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए किया गया है। लेकिन ये बात मैसेज में क्लियर नहीं है, और ये जब तक मैसेज नहीं पहुंचता है जिस तबके के लिए ये कानून बनाया गया, तब तक ये मुझे लगता है क्या कि वो
इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और यही कंसर्न जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो गया है मामला, वो यही है कि जो बात सरकार कह रही है और जो उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद होगा, उसमें एक गैप है। उस गैप को आप पाटिए, बदलाव होते रहे हैं। 1995 में वक्त एक्ट बना था, उसमें संशोधन हुआ था 2013 में, दूसरा संशोधन हुआ है 2025 में। तो संशोधन होने में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा, और जब तक वो उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिनके बारे में वो एक्ट है, तब तक वो फायदेमंद नहीं है। अमित, तुम्हें क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टी से जो तुम्हारी बात हो रही है, क्या वो इसको सिर्फ पोजीशनिंग के तौर पे देख रहे हैं? हार भी गए तो कोई गम नहीं, क्या ऐसा भी ऑपोजिशन पार्टीज के मन में कि एटलीस्ट दिखाने को तो है कि अगली बार वोट मांगने जाएंगे तो वहां से भगाए नहीं जाएंगे? बिल्कुल, मैसेजिंग का तो पूरा मामला है। एक एनेक्डोट भी है इसमें। एनेक्डोट ये है कि बंगाल, अगर हम लोग बात करें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट होने वाला है मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से, वहाँ पीरजादा का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। आप बाकी स्टेट्स में आपको इतना इन्फ्लुएंशियल पीरजादा सिस्टम नहीं दिखेगा जो बंगाल में दिखता है। जैसे एक पिटिशनर है फुरफुरा शरीफ के, है ना। 12/7 में मैं बंगाल का जब चुनाव कवर कर रहा था तो बशीरहाट 12/7 कलकत्ता से कुछ दूरी पे है, वहाँ पे भी बहुत एफ्लुएंट, गरीबी आपको चारों तरफ दिखेगी। अचानक से एक एफ्लुएंट सेंटर दिखेगा, पता चलेगा पीरजादाओं का इलाका है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। हाँ, तो उनके पास वक्फ है, जमीन है। और पीरजादा क्या होता है, इंडिपेंडेंट अब ऐसा हो गया है कि फैमिली एंसेस्ट्रल लेगेसी चलती है। तो एक परिवार, वक्फ तो है, दान की जमीन है, श्राइन की है, लेकिन एक परिवार के कंट्रोल में चल रहा है। अच्छा। और कंट्रोल में, एक ही परिवार के कंट्रोल में। पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि फुरफुरा शरीफ के एक गुट ने अपना पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करके चुनाव लड़ने की कोशिश की। मुस्लिम वोट बैंक वहां पे टूट करके ISF, दलित मुसलमान वोट बैंक इकट्ठा करके अपना पैड बनाने की कोशिश की। अगर आप ये लड़ाई लड़ते हैं, लीगल लड़ाई लड़ते हैं और मैसेजिंग करते हैं, तो मुस्लिम वोटर्स को भी क्लियर होगा। और जो पीरजादा इस तरह के बैठे हुए हैं राज्यों में, जो वोट बैंक इधर उधर ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, उनको पता होगा कि पूरी संपत्ति हमारे हाथ से निकल सकती है। इसलिए अभी तो शांत होके इनके साथ लग जाओ जो लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आपने, कि तुम्हारा फोन आ रहा है? नहीं, दूसरा मुझे ऐसा लगा, हाँ, मुझे फोन ऐसा तो लगा वैसे भी जो है, फिर से शायद पहले फोन आ रहा है। पहली वक्फ की चर्चा के बाद बड़े फोन आए थे। क्या आपको ऐसा लगता है, जिस जो आपने बातचीत सुनी है, कि सरकार भी कहीं शायद क्या इस चीज के लिए तैयार है कि कुछ डाइल्यूशन हो भी गया तो ठीक है? नहीं, सरकार तो इस चीज़ के लिए तैयार किसी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि अब तो ये कानून बन गया है, नोटिफिकेशन, ये सारा चीज़ है। डाइल्यूशन के लिए तो तैयार नहीं होगी। और हमको लग रहा है कि कोर्ट भी बहुत ज़्यादा, अभी तो ये कोर्ट के उसके ऊपर है कि किस तरीके से करता है, लेकिन 5 तारीख को जब सुनवाई होगी संजय सर, तो क्लियर होगा कि किस तरीके से आगे बढ़े। संजय देखो, जी, क्या आपका क्या असेसमेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में क्या होगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन कोर्ट में ऐसे मामलों में अब तक क्या होता रहा है, हाँ, वो अब तक तो हमने देखा कि अधिकतर मामलों में कोर्ट पहली हियरिंग के समय जितना आपको कड़े सवाल पूछने हों और जितना पूरा जो माहौल बनाते हैं वो माहौल बनता है, उसके बाद अगली सुनवाई में थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। और कई बार जजमेंट में वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता, जो इतना हो हा फूफा हुआ था वो सारा उसमें दिखता नहीं। अब मनीष सिसोदिया वाले में ही ले लें, तो कोर्ट ने जिस तरह से वो सवाल पूछे और सरकार को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से, सरकार की हर बॉल पर छक्के लगाए। और लेकिन जब जजमेंट आया, हमें लगा कि भाई 100% सर कोर्ट ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी जो दलीलें हैं सरकार की वो तो 2 घंटे में ध्वस्त हो जाएंगी, तुम्हारा सब बेकार है, सारा फुस है, तुमने पॉलिटिकल वो किया हुआ। और जज जिस दिन ऑर्डर आया तो उसमें कोर्ट ने डिनाई कर दिया, रद्द कर दी उसकी पिटीशन मनीष सिसोदिया की। तो कई बार ऐसा हुआ कि पहले दिन होता है तो लगता है कि यार अब तो ये तो मामला एकदम पूरा सीधा सीधा जाते हुए लग रहा है, और ऐसे डिरेल्ड यू टर्न हो जाता है। एक चीज जो मैं जोड़ूंगा, आज की तारीख में जो 2025 अमेंडमेंट है वो कानून का हिस्सा है। किसी भी कानून को रद्द करना इतना आसान नहीं होता, रद्द तो नहीं होगा, क्योंकि रद्द भी नहीं, उसके जो जो प्रोविजंस भी हैं, हाँ। उसके प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन बाय प्रोविजन संसद पास करती है और संसद हर बात पर कंसिडरेशन करती है। हर आपको आप जब आप तो पार्लियामेंट को कवर करती हैं तो उसमें देखते हैं क्या कि उसमें क्लॉज बाय क्लॉज जो होता है उसको पास करवाया जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उस पर वोटिंग भी होती है। तो जब वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद क्लॉज पास करते हैं तो किसी भी
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। और इसी बात पर आपत्ति भी है बीजेपी को और सरकार को भी कि जब ये एक्ट बिल्कुल सारे प्रोविजन को फॉलो करते हुए पास करवाया गया है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है इस तरीके का, जिस पर कई सारे लोग गाहे बगाहे बयान दे भी रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि एक दायरा होना चाहिए कि कोर्ट किन चीजों पर, क्या विधायिका के अंदर क्यों कैसे कर सकता है, इंट्रूजन या कर सकता है या नहीं? कोर्ट या नहीं कर सकता है, या उसका भी एक दायरा सीमित होना चाहिए। ये बड़ा कंसिडरेशन होगा और इसको और कोर्ट पहले अनदेखा भी नहीं करेगा। पहले भी कोर्ट ने मतलब किया है। और लेकिन उपराष्ट्रपति जैसा कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ कानून की, विधान की व्याख्या का अधिकार है, क्या सही है क्या गलत, आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप टर्न डाउन कर दो। लेकिन इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं और कई लोगों को आपत्ति इस बात पे है कि आप अब कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन कोर्ट ने जिस समय संसद को अगर सुपरमेसी है तो जब, और अगर आप कोर्ट की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, जब शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, पार्लियामेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और अपना अलग बनाया, तो उस समय भी जो अब शाहबानो और कोर्ट के ऊपर तमाशा कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं गए कोर्ट के पास कि माय लॉर्डशिप देखिए आपका ऑर्डर था, और उसके बावजूद जो कांग्रेस आज कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में, उस समय कांग्रेस क्यों नहीं गई कि भाई देखिए आपने जो ऑर्डर दिया था, इन्होंने आपके ऑर्डर को टर्न डाउन कर दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट का बदनामी नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं घट रही थी। तो उस समय शाहबानो वाले में कोई गया नहीं पिटीशन लेके, कोर्ट सुओ मोटो थोड़ी लेता, उसको जाके बताना था कि आपने दिया इतना बढ़िया और इन्होंने आपको टर्न डाउन कर दिया वहां पर। प्रीवी काउंसिल वाली बात करके भी ग्राउंड ले डाउन कर दिया उन्होंने कि ये कैसे लेजिस्लेशन बनाना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उस पर टिप्पणी करना, कोर्ट ऑर्डर जो है उसको आप वॉइड डिक्लेयर और नहीं कर जिस तरह सकते का हैं मैं legislation यही बना के। कंक्लूड करूंगा, जिस तरह का ये मामला फंसा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये 2 मिनट मैगी चाव चाव है, नहीं है। इसमें हो सकता है कि ये 3 जज सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व रख के और फिर जब जजमेंट दें तो उसमें बोलें कि साहब ये संविधान के अनुच्छेद 26, 19 और ये सबसे 29 सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए कम से कम 5 जजों की मतलब लार्जर बेंच इस मामले को सुने और फिर सीबी इसको सुने। जब सीबी में जाएगा तब उम्मीद की जाएगी कि ये जल्दी अब हो जाएगा। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए इसमें तो अब ये पता चलेगा। हाँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये 5-5 की जो कहानी है जो हमें सामने देखने को मिल रही है, ये जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और 5 तारीख आएगी तो स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार ये जो सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी पिटिशंस जो लोग लेके गए उसका क्या होगा। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे अगले हफ्ते भी कुछ ऐसी ही पीछे की कहानियां, रोमांचक कहानियां, और आपको बताएंगे कि पर्दे के सामने जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, वास्तविक कहानी पर्दे के पीछे कुछ और ही है।